डियर लिसनर, आप इस कहानी के 3 एपिसोड सुन चुके हैं। उम्मीद करता हूं कि चौथा एपिसोड भी आपको बहुत पसंद आएगा। सानो और माली की शादी हो पाएगी या नहीं, आपको क्या लगता है? कमेंट करके ज़रूर बताइए। और सुनिए एपिसोड 4, खौफनाक मकान बनाने वाले लोग। नौमी के कमरे में दाखिल होते ही दरवाज़ा बंद हो गया। उसने सम्मादान सिफाफ शीशे की मेज के ऊपर रख दिया और पलंग की तरफ जाने लगी। उसकी आंखें नींद से बोझल थीं। वो सोना चाहती थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। उस दस्तक पर वो हैरान रह गई। वो दरवाजे की तरफ जाते हुए बोली, कौन? खाला, मैं हूँ। सानो बेटी, तुम? हाँ खाला। नौमी ने दरवाजे पर दायां हाथ रखा ही था कि वो खुल गया। नौमी का माथा टनका। ऐसे वक्त सानो का इस हाल या तकलीफ आना एक गैर मामूली वाकया था। सानो अंदर आ गई। खाला खाला, तुम जानती हो तुम मेरे लिए क्या हुआ? क्या किया? मेरा साथ नहीं दोगी? ये तुमने कैसे सोचा कि मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगी? नौमी बोली, तो सुनो, मैं बुजुर्ग खातून सफिया से मिलना चाहती हूँ। फकरा सुनकर नौमी हक्का बक्का रह गई। क्या कह रही हो तुम सानो? मैं उनके पास जाना चाहती हूँ। यह मेरा फैसला है और अटल फैसला है। सानो, तुमने सोचकर यह फैसला नहीं किया। जानती हो महल में किसी को भी उनसे मिलने की इजाज़त नहीं है। कोई भी नहीं जानता कि वो रहती कहाँ हैं। कोई भी किसी से उनके बारे में सवाल नहीं कर सकता। सब उन्हें भूल चुके हैं। कुछ भी हो, मैं उनसे मिलूंगी। नहीं सानो, नहीं। तुम्हारी ये जिद बड़ी खतरनाक है, तुम्हारे लिए भी और मेरे लिए भी। खाला, तुम मेरे साथ नहीं चलोगी तो मैं तन्हा उनकी तलाश में निकल जाऊंगी। एक मेहरबानी करो, मुझे सिर्फ ये बता दो कि कौन सा रास्ता उनके घर की तरफ जाता है। नामुमकिन। तो खाला, ठीक है, तुम मेरा साथ ना दो, मगर मुझे तुमसे ये उम्मीद हरगिज़ नहीं थी। खैर, मैं सब कुछ तन्हा करूंगी, मुझे कोई नहीं रोक सकता। ये कहकर सानो दरवाजे की तरफ मुड़ी। रुक जाओ सानो, रुक जाओ। तुमने मुझे बहुत ही बड़ी आजमाइश में डाल दिया है। बादशाह सलामत को मालूम हुआ तो वो ना जाने मुझे कितनी बड़ी सजा देंगे। खाला, कहो। सानो का चेहरा पुख्ता गम की वजह से सुर्ख हो गया था। वो सजा मेरे लिए भी होगी। मैं तुम्हें ऐसे मौके पर तनहा नहीं छोड़ूंगी, इसका वादा करती हूँ। लम्हे गुजरते जा रहे थे। वो दोनों समाधान की रोशनी में खड़ी थीं। दोनों एक दूसरे के चेहरे को देख रही थीं। नौमी गहरी सोच में डूबी हुई थी। उसके मुकाबले में सानो का चेहरा पुख्ता इरादे की वक्त से चमक रहा था। खाला सानो नौमी की मुखातिब करके कुछ कहना चाहती थी, मगर कह ना सकी क्योंकि नौमी ने समाधान उठा लिया था। थोड़ी देर बाद नौमी समाधान उठाए आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाने लगी थी और सानो उसके पीछे पीछे चली जा रही थी। दोनों अभी तक खामोश थीं, बस चुपचाप चली जा रही थीं। खाला, चुप क्यों हो? सानो मुझसे पूछती हो चुप क्यों हो? क्या तुम चुप नहीं हो? मैं भी हूँ खाला, कुछ सोच रही हूँ। क्या? नानी अम्मा मुझे अचानक देखकर क्या कहेंगी? क्या कहेंगी ये तो बात की बात है। पहले तो उन तक पहुँचना ही बड़ा मुश्किल है। जब से वो गोसा नसीन हुई हैं कोई भी उन तक नहीं पहुँचा। तो हम कहाँ जा रहे हैं खाला? कोशिश तो यही है कि हम वहाँ तक पहुँच जाएंगे। रास्ता बहुत पेचीदा है, मैं उसके मुतालिक कुछ भी नहीं जानती। तुमने इसरार किया तो मैं चल पड़ी। खाला, ये तुम्हारा बहुत बड़ा एहसान है। कोई एहसान नहीं, मैं अपनी प्यारी बच्ची सानो की बात कभी रद्द नहीं कर सकती। सम्मादान की मध्यम रोशनी में वो कई कमरों से गुजरे, कई दालानों को अबूर किया और बार बार सीढ़ियों पर चढ़ी। एक मकाम पर एक गरजदार आवाज़ बुलंद हुई, कौन हो तुम? यह आवाज़ बड़ी करखत और खौफनाक थी। दोनों ने बेक वक्त आगे देखा। एक स्याह रंग का बुलंद कामत जिन खड़ा था और अपने खौफनाक दांत निकाले उन्हें देख रहा था। नौमी बोली, हम नानी अम्मा के पास जा रहे हैं। वापस जाओ। हम वापस नहीं जाएंगे, सानो ने अपने मजबूत इरादे के साथ इजहार किया। ये शहजादी सानो है, नौमी ने सानो की तरफ इशारा करते हुए कहा। एकाएक जिन के चेहरे का रंग बदल गया। उसने शहजादी सानो के सामने अदब से सर झुका दिया और लिजाजत से बोला, मैं मजबूर हूँ शहजादी, वहाँ तक जाने का हुक्म नहीं है, कोई भी उधर नहीं जा सकता। नौमी कहने लगी, ठीक है, उन्हें बता दें कि शहजादी सानो आ रही है। मैं ये भी नहीं हो सकता। नौमी और सानो एक दूसरे को मायूसी से देखने लगे। वो इसी गो की हालत में थे, खड़ी थी कि एक आवाज़ आई, आने दो। ये एक बारीक और मुलायम आवाज़ थी। इस आवाज़ को सुनते ही जिन ने अपना सर झुका दिया और एक तरफ चलने लगा। वसी दालान से गुजरकर नौमी और सानू ने चंद सीढ़ियाँ तय की। उनके कानों में एक मीठे नगमे की आवाज़ सुनने आने लगी। जिन वहाँ रुक गया। दोनों एक ऐसे कमरे में पहुँच गई जिन में
14वीं के चांद की साफ साफ रोशनी आ रही थी। एक लड़की दफ बजा बजा कर गा रही थी और उसके सामने एक बलवीरे तख्त के ऊपर एक बूढ़ी खातून नजर आ रही थी, जिसके सर के बाल पहाड़ की किसी बुलंद चोटी पर जमी हुई बर्फ की तरह दिखाई दे रहे थे। वो अपने सफ़ेद बुराक लिबास में संगमरमर का एक मुजस्समा लगती थी। सिर्फ उसकी आंखें काली थीं और ये काली आंखें सानों को मुतवत्तर घूर रही थीं। एक सेरीन मगर रोबदार आवाज़ सानों को सुनाई दी, लड़की, जी मैं जानती हूँ तुम मुझसे क्या कहने आई हो। मैं सबसे अलग थलग हूँ, लेकिन यहाँ जो कुछ होता रहता है मैं उससे बेखबर नहीं हूँ। तो क्या चाहती हो तुम? सानों ने मुश्किल से अपनी आंखें ऊपर उठाई। वो घबरा गई। समिया की आंखें उसकी आंखों में उतरती चली जा रही थीं। समिया की आवाज़ दोबारा गूंजी, तो बोलो क्या चाहती हो तुम? नानी अम्मा, मैं वही कुछ चाहती हूँ जो आपने चाहा था, कहा। समिया की आवाज़ में अब घन गरज आ गई थी। अगर इजाज़त हो तो मैं अर्ज़ करूँ। नौमी ने ज़रा आगे बढ़कर अदब और एहतराम से सर झुकाकर कहा, नहीं, तुम्हें बोलने की ज़रूरत नहीं है। सानो कहेगी जो कुछ उसे कहना है। मैंने अर्ज़ कर दिया है नानी अम्मा। समिया खामोशी से सानो को देखती रही। मैंने जो कुछ चाहा था वो मैं नहीं कर सकती थी। तुम भी वही कुछ करोगी जो मैंने किया था? नहीं, मैं ये नहीं करूँगी, सानो ने जुर्रात से काम लेकर कहा। शाबाश, आगे आओ। सानो झुकझुकते झिझकते आगे बढ़ी तो समिया ने उसे गले से लगा लिया। यही मैं चाहती हूँ, अब मैं तुम्हारे साथ हूँ, जाओ, अब लौट जाओ। समिया ने सानो के सर पर सिफकत से हाथ फेरा और सानो उल्टे कदमों चलने लगी। मैं आऊँगी, इत्मीनान के साथ जाओ। समिया ने जब ये अल्फाज कहे तो मुस्कुरा रही थी। सुबह हो चुकी थी। महल के खादिम और खादिमाएँ बहुत से फल और रूबात से भरे हुए बड़े बड़े गिलास लाकर मेज़ के ऊपर रख रहे थे। अभी तक बादशाह और मलिका नाश्ते की मेज़ पर नहीं आए थे। पहले बादशाह आए, उनके चेहरे से साफ तौर पर मालूम होता था कि बड़े गुस्से में हैं। वो आकर कुर्सी पर बैठ गए। उनके चंद लम्हों के बाद मलिका शहजादी सानो भी आ गईं। मलिका परेशान दिखाई दे रही थी। सानो चुप चुप और अफसरदा थी। तीनों खामोश थे कि बादशाह ने ताली बजाई। एक खादिमा हाजिर हो गई, नौमी को बुलाओ। नौमी ने हाजिर होकर अदब से सर झुका लिया। नौमी, तुम रात के वक्त शहजादी को कहाँ लेकर गई थी? नौमी थरथर कांपने लगी। तुमने समझा था कि तुम्हारी इस शर्मनाक हरकत का इल्म हमें नहीं होगा? बादशाह गरजे, जवाब दो, अब कांप क्यों रही हो? आपकी बात का जवाब ये नहीं मैं दूंगी अब्बाजान। रात मुझे नौमी नहीं, मैं नौमी को अपने साथ ले गई थी। सानो, तुम खामोश रहो। अब्बाजान, मैं कैसे खामोश रह सकती हूँ? रात जो कुछ हुआ उसकी सारी जिम्मेदारी मुझ पर आयद होती है। मैंने नौमी से कहा था मुझे नानी अम्मा के समिया के पास ले चलो। ये जाना नहीं चाहती थी, मैंने उसे ज़बरदस्ती मजबूर कर दिया। सानो ने कहा, और ये मजबूर हो गई? क्या ये जानती नहीं थी कि वहाँ जाना हमारे हुक्म के खिलाफ खुली बगावत है? यह बगावत उसने नहीं, मैंने की है अब्बाजान। यह गुस्ताख औरत इस बगावत में बराबर की शरीक है। सारे महल में समिया के कमरे का इल्म इसके सिवा किसी को भी नहीं है। उसने तुम्हें वहाँ तक पहुँचाया है। यह मुजरिम है। उसने एक ऐसा जुर्म किया जिसकी कम से कम सजा मौत है। नौमी का चेहरा एकदम जर्द पड़ गया। अब्बाजान, इस जुर्म में अगर नौमी शामिल है तो मैं भी शामिल हूँ। ये जुर्म है तो मैं भी मुजरिम हूँ। इस मर्तबा मलिका बोली। सानो बेटी, तुम अपनी ज़ुबान बंद रखो। यह मामला बादशाह और नौमी के दरमियान है। नहीं अम्मी, मैं खामोश नहीं रहूँगी। तुम्हें खामोश रहना होगा, बादशाह ने बड़े गुस्से से अपनी बेटी को मुखातिब करके कहा। अब्बाजान। सानो कुछ कहने ही वाली थी कि उसकी अम्मी ने हाथ के इशारे से उसे चुप कराते हुए कहा, सानो मेरी बेटी, मैं तुम्हारी माँ हूँ, क्या माँ की बात नहीं मानोगी? अम्मी, मैं अपनी जान भी आप पर कुर्बान कर सकती हूँ, मगर सच्चाई के इजहार से मुझे आपका प्यार और आपकी सिफकत नहीं रोक सकती। बादशाह का चेहरा गुस्से से और सुर्ख हो गया था। हमारे हुक्म की तामील की जाए। चंद खादिमों ने आगे बढ़कर नौमी को इर्द गिर्द घेरा डाल लिया। मुजरिमा को मीनार से नीचे गिरा दिया जाए। बादशाह ने अपना हुक्म सुना दिया। बादशाह सलामत, ये हुक्म आपकी बेटी के लिए भी है। सानो उठी और नौमी के साथ जाकर खड़ी हो गई। ये देखकर मलिका तेजी से अपनी बेटी की तरफ जाने लगी। नहीं नहीं, उसके मुंह से ये लफ्ज़ बेअख्तियार निकल रहा था। रुक जाओ मलिका। समिया की आवाज़ एक लख्त बुलंद हुई। बादशाह और मलिका उसे देखकर हैरान रह गए। आप? बादशाह और मलिका के मुंह से बेक वक्त निकला। हाँ, मैं। जिन्नों की नस्ल की सबसे बुजुर्ग खातून आज तुम्हारे सामने खड़ी है। हम आपको आदाब बजा लाते हैं नानी जान।
बादशाह ने सर झुका लिया। उनके साथ मलिका ने भी अपना सर एहतराम से खम कर लिया। क्या कर रहे थे बादशाह? मैं? हाँ तुम, जो जिन्नों के बादशाह कहलाते हो। मैंने पूछा है क्या कर रहे थे तुम? बताते हुए हिचकिचाते हो। मैं जान गई हूँ तुम मुजरिमा को सजा का हुक्म सुना रहे थे। क्या मैं दुरुस्त नहीं कह रही हूँ? मलिका आलिया, मैं मलिका आलिया नहीं हूँ। हम सब आपका दिलो जान से एहतराम करते हैं, तो मेरे सवाल का जवाब दो। बादशाह चंद लम्हे खामोश रहने के बाद बोले, जी मलिका आलिया। बादशाह का सर अब भी झुका हुआ था। मगर मुजरिमा वो नहीं है जिसे तुम मुजरिम कह रहे हो। नौमी मुजरिमा नहीं है, मुजरिमा तुम्हारी बेटी सानो है। सजा उसे मिलनी चाहिए। बादशाह के चेहरे पर घबराहट फैल गई। मलिका उस तरह खड़ी थी जैसे अब गिरी। एक खादिमा ने आगे बढ़कर उसे थाम लिया। बादशाह जी, इंसाफ यही है कि मुजरिम को सजा दी जाए। ये जुर्म सानो का है कि वो तुम्हारी मर्जी के बगैर नौमी को साथ लेकर मेरे पास आ गई थी। सजा नौमी को कैसे मिल सकती है? बोलो, इंसाफ करोगे जिन्नों के बादशाह? इंसाफ कायम करने की खातिर हुक्मरानी का हक दिया है तुम्हें। बादशाह के मुंह से कोई लफ्ज ना निकल सका। मलिका के आगे बढ़कर समिया के कदमों में गिर पड़ी। उसने रोते हुए कहा, रहम कीजिए नानी जान, रहम कीजिए। समिया ने झुककर मलिका को उठाया। बेटी की मोहब्बत ने बेकरार कर दिया है। रहम कीजिए नानी जान। मलिका की आंखों से आंसू बह रहे थे। तो बादशाह अपना फैसला वापस ले। मैं अपना फैसला वापस लेता हूँ। बादशाह फौरन बोला, अब मेरा फैसला सुनो। मैंने एक आदमजात से प्यार किया था। उसको अपनी ज़िंदगी का रफ़ीक बनाना चाहती थी, लेकिन मेरे बुज़ुर्गों ने उसकी सख्त मुखालिफत की। मैंने अपने बुज़ुर्गों का कहना मान लिया और अपनी सारी उम्मीदें और आरज़ुएं सीने में दबाकर गोसा नसीन हो गई। आज मैं तुम सब की बुज़ुर्ग हूँ। मेरा हुक्म तुम्हें मानना होगा, और मेरा हुक्म यह है कि सानो की शादी बूढ़े नादी के पोते से होगी। बादशाह और मलिका पर जैसे सख्ते की कैफियत छा गई। मेरा फैसला तुमको मानना होगा। जिन्नों की सल्तनत में बुजुर्गों का हुक्म किसी सूरत में भी नहीं टाला जा सकता। यह बात तुम खूब जानते हो। मगर नानी जान, एक जिन शहजादी, एक आदमजाद। समिया ने बादशाह को फकरा मुकम्मल करने न दिया। मैं पूछती हूँ, तुम्हें इस रिश्ते पर ऐतराज़ क्या है? सिर्फ यही ऐतराज़ है ना कि तुम आग से बनाए गए हो और वो आदमजाद मिट्टी से, और तुम समझते हो कि तुम आदमजाद से बहुत बुलंद हो। लेकिन तुम्हारा ये गुरूर बिल्कुल बेबुनियाद है। बताओ, तुम में बेपनाह कुव्वत के सिवा और क्या खूबी है? उधर मिट्टी के बने हुए आदमजाद को देखो। वो कुव्वत व ताकत में तुमसे बहुत कम है, मगर उसने अपनी अक्ल से जो कारनामे अंजाम दिए हैं और दे रहा है, उसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकते। वो आसमान की बुलंदियों को फतेह कर चुका है। क्या यह आदमजाद हकीर है? समिया बोलती गई। सब हैरत से उसका मुंह तक रहे थे। आखिर बादशाह बोला, नानी जान, आपका हुक्म सर आंखों पर। मैं अपनी बेटी सानो आपके हवाले करता हूँ। और मलिका समिया ने सानो की माँ की तरफ देखा। मेरी लगते जिगर आपके हवाले है। आप जो भी करेंगी हमें मंजूर है। आओ सानो। ये कहकर समिया ने अपने बाजू फैला दिए। सानो को उनकी गिरफ्त में ले लिया। मल्लाहों की बस्ती में एक अजीब तमाशा हो रहा था। दरिया के किनारे एक काफ़ी लंबा चौड़ा बाग मुद्दत से वीरान पड़ा था। वहाँ सारे के सारे पौधे फूलों से महरूम हो चुके थे। दरख्तों की शाखों पर कहीं कहीं जर्द पत्ते दिखाई दे रहे थे। बाग में ज़मीन पर घास जल चुकी थी। एक सुबह मल्लाह जागे तो उन्होंने बड़ी हैरत से देखा कि उस वीरान बाग में कोई दरख्त, कोई पौधा और कोई घास नहीं है, और 50-60 बड़े तंदोमंद स्याह रंग जवान एक वसी इमारत बड़ी तेजी से बना रहे हैं। पहाड़ों से भारी भारी पत्थर लाए जा रहे हैं और एक के ऊपर दूसरा पत्थर रखा जा रहा है। किसी की समझ में नहीं आता था कि ये मामला क्या है। बाग इतनी जल्दी साफ क्यों कर हो गया, और ये कौवी हैकल जवान कौन है जो ऐसी वसी इतनी बड़ी इमारत तामीर कर रहे हैं। मल्लाह उन लोगों को अपने घरों के दरवाजे जो के बाहर आकर दूर दूर से देखते थे, और उनकी औरतें छतों पर चढ़कर यह मंजर देख रही थी। सब अपने अंदर एक खौफ सा, एक दहशत सी महसूस कर रहे थे। किसी में हिम्मत नहीं थी कि इमारत बनाने वालों के करीब जाकर कोई बात पूछे। माली माँ के रोकने के बावजूद वहाँ चला गया। उसे देखकर उन लोगों ने काम रोक लिया और मुस्कुरा कर देखने लगे। माली खौफ ज़दा होकर अपने दादा के पास आ गया। दादा 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 जान। माली के मुंह से पूरा फकरा ना निकल सका। नादी अपनी चारपाई पर बैठा दूध का गिलास पीने के बाद हुक्के से कस ले रहा था। क्या है माली?
दादा जान, देखा तुमने? आखिर माली अपने दादाजी से क्या कहना चाहता है और वो खौफनाक मकान बनाने वाले लोग कौन हैं जिन्हें देखकर माली इतना घबराया हुआ? जानने को सुनते रहिए जिन जादी, सिर्फ सीन 24 पर। प्यारे दोस्तों, अगर चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो आपसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि अगला एपिसोड का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अलविदा।